हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 2 यानी समावेशी शिक्षा है। पेपर 2 समावेशी शिक्षा आज जो है उसकी आपकी चैप्टर 9 की सेकंड क्लास होने वाली है। ठीक है, चैप्टर 9 की आपकी सेकंड क्लास होने वाली। चैप्टर 9 का जो पहला पार्ट था वो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। समावेशी शिक्षा चल रहा है, पेपर 2 है आपका समावेशी शिक्षा, और चैप्टर 9 चल रहा है। आज इसकी सेकंड क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा निर्देशन के बारे में, सभी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की, और आज की क्लास में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि निर्देशन के प्रकार कौन कौन से हैं। निर्देशन जो होता है उसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो निर्देशन के निम्न प्रकार होते हैं, कल हमने ये देखा था, फिर भी आज रिवीजन के तौर पे यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा, निर्देशन के निम्न प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा है आपका शैक्षिक निर्देशन, तीसरा है आपका स्वास्थ्य निर्देशन, चौथा है आपका सामाजिक निर्देशन, और पांचवा है आपका व्यवसायिक निर्देशन। व्यक्तिगत यानी पर्सनली बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है तो उससे संबंधित बच्चे को गाइड करना है। शैक्षिक यानी शिक्षा से संबंधित, है ना। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य हो सकता है उसकी तबीयत नहीं ठीक है, कुछ भी उसको जो है पेट में दर्द कुछ भी हो सकता है, तो उससे संबंधित बच्चों को गाइड करना। सामाजिक निर्देशन यानी सोशल से संबंधित आप उसको गाइड करेंगे कि आपको बड़ों से इस तरह से बात करना है। ठीक है, अब्यूजिंग वर्ड नहीं यूज करना है, अपने आसपास के जो पार्क है वहां पे गंदगी नहीं फैलानी है। यानी सोशल यानी समाज से संबंधित आप बच्चों को गाइड करेंगे। व्यवसायिक निर्देशन, अब व्यवसायिक निर्देशन में क्या होता है कि इन फ्यूचर बच्चे को जो जिस जो है लाइन में जाना है उससे संबंधित व्यवसाय, यानी उसके लिए फ्यूचर में उससे क्या करना है ना, तो उसको चूज करने में उसकी मदद करना। व्यवसाय मतलब बिजनेस कह सकते हैं। तो बच्चा अगर मैथ से है या फिर बायो से है तो उसी को चीज को देखते हुए बच्चे का किस में इंटरेस्ट है तो उसको फिर गाइड करना, ये आपका व्यवसायिक निर्देशन में आएगा। तो वन बाय वन एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका व्यक्तिगत निर्देशन। तो देखते हैं व्यक्तिगत निर्देशन क्या है। तो व्यक्तिगत कठिनाइयों से संबंधित होता है। आपका जो व्यक्तिगत निर्देशन है इसमें क्या होता है, पर्सनली जो समस्याएं होती हैं, पर्सनली जो कठिनाई होती है, तो ये आपका निर्देशन उसी से संबंधित होता है। हर एक बच्चे का अलग अलग समस्याएं होती हैं, पर्सनली कुछ उनको समस्या होगी, दूसरे बच्चों को कुछ समस्या होगी। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की जो व्यक्तिगत कठिनाइयां होती हैं, व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, उसको दूर करना या उसको गाइड करना। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि बच्चों को उनकी समस्याओं का ज्ञान कराना। सबसे पहले तो अगर आप बच्चे को गाइड कर रहे हैं तो आप गाइड किस तरीके से करेंगे, बच्चे को पता होना चाहिए कि उसकी समस्या क्या है, उसको कहाँ कहाँ पे कठिनाई आ रही, क्यों आ रही है ना। तो बच्चे को सबसे पहले उसकी समस्याओं का ज्ञान कराना। उसके बाद फिर बच्चों के अध्ययन के संबंध में मार्गदर्शन करना है। फिर जब बच्चा पढ़ रहा है या कोई भी चीजें कर रहा है तो उससे रिलेटेड फिर उसको गाइड करना है। पहले पता तो हो बच्चे को कि हाँ मेरे अंदर ये समस्या है, मुझे इस चीज में कठिनाई आ रही है, तब तो आप उसको जब गाइड करेंगे तो वो अच्छे से फॉलो कर पाएगा, है ना। अगला है आपका बच्चों को वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करना, यानी बच्चे को हर एक इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए उनको हेल्प करना। ठीक, यानी हर एक वातावरण में जैसा भी हो आपका, ठीक, हर टाइप के वातावरण में, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो, तो वहां पे उसको एडजस्ट करने में हेल्प कराना। ठीक है, और दूसरा है आपका शैक्षिक निर्देशन। तो शैक्षिक निर्देशन क्या है उसको देखेंगे। शैक्षिक निर्देशन है आपका शिक्षा और अध्ययन से संबंधित होता है। आपका जो शैक्षिक निर्देशन होता है उसमें क्या होता है, शिक्षा और अध्ययन यानी पढ़ाई से संबंधित और शिक्षा से संबंधित आपका शैक्षिक निर्देशन होता है। तो पहले में क्या है, पहला पॉइंट है पाठ विषयों के चयन में, यानी सबसे पहले तो बच्चे को सिलेबस, ठीक, कौन सा सब्जेक्ट उसको चूज करना है, इसमें आप बच्चों को हेल्प करेंगे। ठीक, यानी यहाँ पे उनको गाइड की आवश्यकता पड़ती है। अगला है आपका स्कूल में प्रवेश लेते समय, यानी बच्चे जो
अपने स्कूल को छोड़ के किसी अन्य स्कूल में जाते हैं, वहां पे क्या होता है कि उनको बड़ा नर्वस सा फील होता है। नया स्कूल, नया परिवेश, नए लोग, नए टीचर, है ना, नए बच्चे, नया क्लासरूम। तो उस समय जब बच्चे स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहां पे बहुत नर्वस हो जाते हैं, तो वहां पे बच्चों को गाइड की जरूरत पड़ती है। ठीक। अगला है आपको बच्चों के भावी जीवन की योजना बनाने में, यानी बच्चों को इन फ्यूचर क्या करना है इसकी प्लानिंग करने में भी बच्चों को गाइड किया जाता है। ठीक है। अगला है बच्चों का ज्ञानार्जन तथा अध्ययन की विधियां बताना, यानी बच्चों को पढ़ने की विधि बताना, किस तरह से ज्ञान को अर्जन करना है, इसके लिए आप उनको गाइड कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है आपका स्वास्थ्य निर्देशन। स्वास्थ्य यानी आपका स्वस्थ रहना, बीमारी जो चीजें होती हैं उस सब चीज के लिए गाइड करना। तो बच्चों की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सुरक्षा के लिए निर्देशन देना, यानी बच्चों को जो है आप जैसे खांसी हो गया, जुकाम हो गया, हल्का फीवर हो गया, ठीक, इन सब से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनसे किस तरीके से सुरक्षा पाना है, यानी उन सब चीजों से कैसे दूर रहना है। अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया, फीवर हो गया, तो इससे हम कैसे, किस तरह से दवा लें, किस तरह से आप उपचार करें, यानी आपका प्राथमिक उपचार किस तरीके से करें कि अगर आपको खांसी जुकाम हो गया तो आप काढ़ा पी लीजिए, है ना, फीवर हो गया, घर में कोई नहीं है तो आप पहले पोछा अच्छे से लगा लीजिए, फिर आप कोई दवा ले सकते हैं पैरासिटामोल। तो वही कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य से संबंधित बच्चों को गाइड करना। ठीक। अगला है आपका सामाजिक निर्देशन। तो सामाजिक निर्देशन में क्या है, बच्चों को सामाजिक जीवन निर्देश देना, यानी बच्चे को गाइड करना है कि आपको सोसाइटी में किस तरीके से रहना है। आप अगर सोसाइटी में हैं, आपको बड़ों से अच्छे से बात करना है, बड़ों को आदर सम्मान देना है, उनको गलत वर्ड नहीं बोलना है, अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करना है। आप बाहर जा रहे हैं, आप पार्क में जा रहे हैं तो वहां पे गंदगी नहीं करना है, यानी समाज से जुड़ी हुई चीजों को बच्चों को गाइड। ठीक है। अगला है आपका व्यवसायिक निर्देशन, यानी बिजनेस से संबंधित बच्चों को विभिन्न व्यवसायों के चयन में सहायता तथा व्यवसाय करने के तरीके बताना, यानी इन फ्यूचर बच्चे को किस फील्ड में जाना है, ठीक, उसका किस में इंटरेस्ट है, उन सब चीज को चूज करने में आप बच्चों को निर्देश या गाइड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे निर्देशन की विधियां। तो बच्चों को निर्देशन प्रदान करने की दो विधियां प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, दो है। आपका पहला है व्यक्तित्व संपर्क विधि और दूसरा है आपका सामूहिक विधि। ठीक है। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि विशिष्ट विद्यालयों में निर्देशन की क्या व्यवस्था है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक ही प्रकार की शिक्षण व्यवस्था को सभी कक्षाओं के लिए सही नहीं माना जा सकता है। प्रत्येक स्तर तथा प्रत्येक स्कूल में निर्देशन देने की व्यवस्था अलग अलग होती है। कहने का मतलब ये है कि हर एक क्लास में, ठीक, यानी 6 क्लास के बच्चे, 7 क्लास के बच्चे या 8 क्लास के बच्चे, सभी क्लास का जो शिक्षण व्यवस्था होता है ना वो सेम एक जैसा नहीं हो सकता। हर एक क्लास के लिए अलग अलग शिक्षण व्यवस्था होती है ना। हर एक स्कूल में जो निर्देशन देने की व्यवस्था है वो अलग होती है। आई बात समझ में, यानी एक ही प्रकार की आपका जो शिक्षण व्यवस्था है ये सही भी नहीं माना जाता है कि हर एक क्लास के बच्चों के लिए आप सेम शिक्षण व्यवस्था का यूज करिए, ये आपका सही नहीं माना जाता है। और ये भी देखा गया है कि हर एक लेवल यानी हर एक क्लास का 6 के लिए अलग, 7 के लिए अलग, 8 के लिए, और हर एक स्कूल में, सभी स्कूल में अलग अलग निर्देशन देने की व्यवस्था होती है। ठीक। विशिष्ट शिक्षा के लिए निर्देशन व्यवस्था निम्न है, तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले है बच्चों की समस्याओं व आवश्यकताओं को पहचानना। सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि बच्चे की क्या समस्या है और बच्चे की क्या आवश्यकता है। ठीक, बच्चे की कौन सी समस्या है, बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, इन सब चीजों को हम पहले ढूंढेंगे या पहचानेंगे। ठीक, उसके बाद सभी अधिकारियों के साथ सहयोगी व्यवहार करना। आप अगर निर्देशन गाइडेंस गाइडर के रूप में जा रहे हैं तो आप वहां पे क्या करेंगे, अधिकारी यानी टीचर्स, सभी टीचर के साथ आप क्या करेंगे, सहयोगी व्यवहार करेंगे। ये नहीं कि आप अपने ही एटीट्यूड में रहिए, सबके साथ अच्छा फ्रेंडली बिहेव करिए, है ना, अच्छे से बातचीत करिए, एक दूसरे की हेल्प करिए। ठीक। अगला है आपका सभी अध्यापकों का सहयोग प्राप्त करना। ये भी अभी मैंने आपको बताया कि हर एक टीचर एक दूसरे को सपोर्ट करे।
ठीक। अगला है बच्चों की प्रगति का सतत मूल्यांकन करना, यानी बच्चों को जब आप गाइड कर रहे हैं तो हर एक मंथ पे उसका जो है मूल्यांकन करिए कि उस बच्चे को जो आपने पढ़ाया, जो आपने सिखाया, उसका कितना उसका प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, उसका आप मूल्यांकन करते रहिए। चलिए अब हम ये देखेंगे कि आपका प्राथमिक स्तर पे कैसे निर्देशन की आपकी होती है, निर्देशन का क्या प्रोसेस है, तो देखते हैं। इस स्तर के बच्चों को अधिक समस्याएं नहीं होती, यानी आपका जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, यानी 1 to आपका 5, ठीक, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं इनको ज्यादा समस्याएं नहीं होती हैं। इसलिए इस स्तर पर अध्यापक और प्रधाना अध्यापक बच्चों का निर्देशन करते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपका प्राथमिक स्तर है, प्राइमरी लेवल जो है, इसमें क्या होता है कि बच्चे छोटी उम्र के होते हैं, है ना, उनका नॉर्मली चीजें होता है, तो ज्यादा समस्याएं होती भी नहीं है। अगर समस्याएं होती भी हैं तो आपके जो टीचर होते हैं और जो प्रिंसिपल होते हैं वहां पे वो बच्चों को गाइड करते हैं। ठीक है, आपका प्राथमिक स्तर की बात हो रही है कि प्राथमिक स्तर में क्या होता है कि बच्चों को अधिक समस्याएं नहीं होती हैं। इसलिए आपके प्राथमिक स्तर पे क्या होता है कि आपके टीचर और प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल जो होते हैं वही बच्चों को गाइड करते हैं। ठीक, तो पहले वो गाइड किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले वही प्रोसेस होगा। बच्चों की क्या समस्या है, बच्चों की क्या आवश्यकता है, उनको वो पहचानेंगे। ठीक, उसके बाद सेकंड, सभी अधिकारियों के साथ सहयोगी व्यवहार करेंगे, यानी आपके जो टीचर लोग हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, है ना, हेल्पफुल बिहेवियर रखेंगे। उनको कोई चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो आप सहयोग कर देंगे, आपको पड़ेगी तो वो सहयोग कर देंगे। ठीक है, सभी अध्यापकों का सहयोग प्राप्त करना, आप ऐसे बिहेव करिए, आप ऐसा व्यवहार रखिए सबसे कि आपको सभी टीचर क्या करें, सहयोग दें, यानी आपको हेल्प करें। ठीक है, अगला है आपका बच्चों की प्रगति का सतत मूल्यांकन करना, यानी बच्चों की जो प्रोग्रेस है, यानी आपने बच्चों को जो गाइड किया है उससे बच्चों की क्या प्रोग्रेस है, आप उसका सतत मूल्यांकन भी करते रहिए। ये हमने पढ़ा प्राथमिक स्तर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे माध्यमिक स्तर के बारे में। तो 6 to 8 जो होते हैं वो माध्यमिक स्तर होते हैं, आप सभी को पता है। तो चलिए देखते हैं। इस स्तर पर अध्यापक और प्रधानाध्यापक के अलावा निर्देशन समितियों का संगठन भी बनाया जाता है। आपका जो माध्यमिक स्तर है वो 6 to 8 है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो यहाँ पे बच्चों को गाइड की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके माध्यमिक स्तर पे क्या होता है कि आपके टीचर और प्रिंसिपल तो गाइड करते ही हैं, बट क्या होता है कि समितियों का संगठन होता है, नहीं, आपके कुछ टीचरों का ग्रुप बना दिया जाता है, 5-6 टीचर्स का ग्रुप बना दिया जाता है, फिर वही आपके बच्चों को गाइड करते हैं। ठीक है, बच्चों का निर्देशन करने वाले निर्देशन प्राणता होते हैं, जो भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए बच्चों को तथा उनके माता पिता को तैयार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपके निर्देशन होते हैं, सॉरी, जो आपकी समितियां होती हैं या जो आपके संगठन बनाए जाते हैं, उनको इसलिए बनाया जाता है कि जो आपके बच्चों की जो प्रॉब्लम है उनको वो अच्छे से दूर कर सके, बच्चों को अच्छे से गाइड कर सके, उनके बच्चों की जो माता पिता है उनको भी गाइड कर सके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो समझते नहीं है, तो पीटीएम में जब उनको बुलाया जाता है तो उस समय बच्चों से ज्यादा आप टीचर को बताइए, टीचर को समझाइए, टीचर को गाइड करिए, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि जो आपका ये निर्देशन समिति का जो संगठन बनता है वो बच्चे की चुनौतियों को और उनके माता-पिता को भी तैयार करते हैं, उनको भी गाइड करते हैं। ठीक, साथ ही में विशिष्ट बच्चों को प्रशिक्षण भी ये देते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे उच्च माध्यमिक स्तर के बारे में। तो उच्च माध्यमिक स्तर क्या है वो देखते हैं। इस स्तर पर प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है तथा बच्चों का निर्देशन कक्षाध्यापक, परामर्शदाता तथा प्रधानाध्यापक के द्वारा की जाती है। परामर्शदाता बच्चों की आवश्यकताओं व समस्याओं को समझकर उन्हें निर्देशन देता है। आपका उच्च माध्यमिक स्तर यानी 9th के बाद की, 9th से स्टार्ट हो रही है बातें। ठीक, तो इसमें क्या होता है, आपके ट्रेंड टीचर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपके जो टीचर होते हैं जो बहुत ट्रेंड होते हैं। अब उच्च माध्यमिक स्तर है तो यहाँ बच्चे बड़े हो गए, यहाँ पे सिलेबस लंबा हो गया, यहाँ पे बच्चों को और गाइड की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पे बच्चों को ज्यादा परेशानियां होंगी।
तो इसलिए यहाँ पे प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक। और बच्चों को गाइड करने के लिए आपके कक्षा अध्यापक यानी जो आपके क्लास टीचर हैं वो भी कर सकते हैं। कक्षा परामर्शदाता आपके टीचर ही होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कक्षा परामर्शदाता जो है वो आपके प्रिंसिपल्स के द्वारा निर्देशन दिया जा सकता है, ठीक है। तो परामर्शदाता बच्चों की आवश्यकताओं व समस्याओं को समझकर उन्हें निर्देश देते हैं। आपके स्कूल में एक ऐसे टीचर होंगे जो बहुत ही मतलब जो ट्रेंड होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बच्चों की जो समस्या है, बच्चों की जो आवश्यकता है उसको समझते हैं, फिर बच्चों को गाइड करते हैं। ये आपका उच्च माध्यमिक स्तर का प्रोसेस था। तो अब हम आगे देखेंगे निर्देशन में प्रधानाचार्य की भूमिका, यानी आपके गाइडेंस में या निर्देशन में प्रिंसिपल, आपके जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल हैं आपके प्रधानाचार्य हैं, उनका उनका क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है, वो हम समझेंगे। तो प्रधानाचार्य विद्यालयों के निर्देशन कार्यक्रमों का प्रशासकीय अध्यक्ष होता है। आप सभी को पता है जो आपका स्कूल है वहां पे जो आपके प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल सर होते हैं, वो हर एक कार्यक्रम का, जो भी स्कूल का जितना भी प्रोग्राम है, जितनी भी चीजें हैं क्लास में, स्कूल में, ठीक, सबका मैनेजमेंट, हर चीज को जो है हैंडल करना आपके प्रिंसिपल को ही करना होता है। इसलिए इनको प्रशासकीय अध्यक्ष भी कहा जाता है। ये प्रशासकीय अध्यक्ष होते हैं, ठीक। तो प्रधानाचार्य की निम्न भूमिका होती है, क्या क्या रोल है इनका वो देखेंगे। सबसे पहले निर्देशन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। यह समिति ही निर्देशन व परामर्श समिति कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले गाइड करने के लिए, ठीक है, टीचर्स का एक ग्रुप बनाया जाता है जिससे क्या कहा जाता है, निर्देशन व परामर्श समिति कहलाता है, ठीक है। निर्देशन के लिए भवन व धन की व्यवस्था करना, यानी गाइडेंस के लिए एक रूम बनाना जहाँ पे बच्चों को इकट्ठा करके उनको मोटिवेट किया जा सके, उनको गाइड किया जा सके, उनके जो है आपकी कठिनाइयों को, उनकी समस्याओं को जाने, फिर हम उनको क्या करें कि गाइड कर सके, है ना। अगला है आपका निर्देशन के लिए योग्य व कुशल कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना। अब प्रिंसिपल का क्या रोल है कि वो अपने स्कूल में गाइडेंस के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को चूज करे जिसको प्रशिक्षित हो, जिसको जो है मतलब कह सकते हैं कि जिसको नॉलेज हो, जिसको एक्सपीरियंस हो, है ना। तो इस तरह के व्यक्ति को जो है आपके प्रधानाध्यापक निर्देशन के लिए चूज करेंगे, गाइडेंस के रूप में उनको नियुक्त करेंगे, ठीक है। अगला है आपका नियुक्त निर्देशन व कार्यकर्ताओं के बीच कार्य का बंटवारा करना, यानी आपके जो है पांच छह लोगों का ग्रुप रहेगा, आपके नियुक्त निर्देशन रहेंगे, वहां पे हर एक लोगों के लिए अलग अलग कार्य आप बांट देंगे कि आप ये कॉलेज का ये काम देखिए, आप जो है गेम का सेक्शन देखिए, आप आर्ट और जो है मतलब कि व्यायाम या योगा का पार्ट देखिए, यानी हर एक जो आपके निर्देशन कार्यकर्ता होंगे उनके बीच आप क्या करेंगे, कामों को बांट देंगे, ठीक है। अगला है अध्यापकों की नौकरी के साथ प्रशिक्षण की सुविधाएं देना। ये टीचर्स को आप जब चुन रहे हैं, उनको चूज कर रहे हैं, तो उनको नौकरी तो आप दे ही रहे हैं, साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग भी दीजिए, है ना, ट्रेनिंग की भी सुविधा आप उनको दीजिए, ठीक। अगला है आपका निर्देशन में शिक्षक की भूमिका। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रधानाध्यापक की भूमिका। अब हम पढ़ेंगे निर्देशन में शिक्षक यानी टीचर की क्या भूमिका है। तो देखते हैं अध्यापक को बच्चों की आवश्यकताओं के बारे में सबसे अधिक जानकारी होती है, यानी आपके जो अध्यापक होते हैं उनको बच्चों के बारे में सबसे ज्यादा अधिक जानकारी होती है, क्योंकि बच्चों को क्लास में वो पढ़ा रहे हैं। अध्यापक से ज्यादा बच्चों को अच्छे से कोई जान ही नहीं सकता है ना। तो देखते हैं पहला है बाधित बच्चों का पता लगाना। पहले तो ये पता करेंगे कि हमारे क्लासरूम में किस तरह के बच्चे हैं, कोई मतलब कि बाधित बच्चा तो नहीं है, यानी कोई जैसे कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बच्चा कम तो नहीं सुनता है, कोई बच्चा कम तो नहीं दिखता है, या उसको कोई जो है प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरह के बच्चों का हम पता लगाएंगे, ठीक है।
अगला है बच्चों के अभिभावक से संपर्क स्थापित करना, यानी आप जो टीचर है वो बच्चों के जो पेरेंट्स है ना उनके साथ में वो संपर्क स्थापित करें। कहने का मतलब ये है कि जब आप स्कूल में पीटीएम कराएं तो जब टीचर जब पीटीएम कराएं तो पेरेंट्स जो है वो स्कूल में जाके उस मीटिंग को अटेंड करें। वहां पे क्या होगा कि टीचर और पेरेंट्स के बीच में एक संपर्क बनेगा। फिर वो क्या करेंगे कि बच्चों के बारे में वो आपके टीचर बताएंगे कि आपका बच्चा ऐसा है, आप घर पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इस तरह का जब होगा तो अच्छे से गाइड कर पाएंगे, है ना। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। ठीक। फिर बच्चों की परीक्षाओं में सहायता करना। अगला है निर्देशन कार्यक्रम में व्यवसायों तथा शैक्षिक अवसरों की सूची देना, यानी कि आप जो भी कार्यक्रम करा रहे हैं गाइडेंस के रूप में वहां पे जो भी व्यवसाय से संबंधित है शिक्षा अवसर की लिस्ट देना कि ये बच्चा इसमें इंटरेस्टेड है, ये बच्चा ये करना चाहता है। ठीक है। अगला है बच्चों को पुस्तकालय व सामाजिक संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना सिखाना, यानी बच्चों को लाइब्रेरी से कनेक्ट कराना, है ना। सामाजिक संस्था जैसे कोई म्यूजियम हो गया, कोई आपका हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, इन सब चीजों से बच्चों को कनेक्ट कराना ये आपका टीचर का काम है। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि निर्देशन की क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशन क्या है, वो हम देखते हैं। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निर्देशन की बहुत अधिक आवश्यकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि निर्देशन द्वारा सभी समस्याओं को सुलझाया ही जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे लाइफ में, ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में क्या होता है, गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप सभी को पता होगा, आप जब पढ़ते होंगे तो भी आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। आप कोई अदर्स कोर्स कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे भी आपको गाइड की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, जितनी भी आपकी कठिनाई है, उन सभी को आप निर्देशन के द्वारा दूर कर सकते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप बच्चों को बस गाइड कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निर्देशन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन निर्देशन के द्वारा आप सभी समस्याओं को सुलझा नहीं सकते हैं। ठीक, इनकी निम्न सीमाएं हैं, तो देखते हैं क्या। पहला है आपका मानव का व्यवहार मन, बुद्धि आदि से प्रभावित होता है, उसे मापने का कोई उपकरण नहीं है। मानव जो है यानी हम आप जो हैं, ठीक, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो मन है, बुद्धि है, ये बहुत चीजों से इफेक्टेड होता है। आप क्या माप सकते हैं? आप अपने व्यवहार को माप सकते हैं कि आपका व्यवहार 20% है, आपका मन 30% है, आपका बुद्धि 40% है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम क्या करते हैं, माप ही नहीं सकते, पता ही नहीं कर सकते हैं। तो जो भी चीजें हैं यहाँ पे क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे किसी के व्यवहार को गाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। परिस्थिति बदलने पर निर्देशन बदल जाते हैं, यानी आपकी जो परिस्थिति होती है, कभी कभी परिस्थितियां चेंज हो जाती है तो गाइडेंस भी बदल जाता है। ठीक। अगला है कभी कभी वातावरणीय जटिलताओं की वजह से सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको पढ़ने के लिए बाहर जाना होता है, तो आपके घर का वातावरण नहीं सही है, आपके पेरेंट्स में से कोई बीमार हो गया, तो आप क्या होते हैं, वहां मजबूर हो जाते हैं, तो वहां पे आप उनको छोड़ के आप जा नहीं सकते, तो वहां पे क्या होता है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते कि मैं जाऊं कि मैं ना जाऊं, है ना। तो अगला है आपका कुशल निर्देशन कार्यकर्ताओं का हमेशा अभाव बना रहता है, यानी अगर कुशल निर्देशन नहीं मिलते हैं, यानी कुशल अच्छे जो आपके गाइडर होते हैं वो नहीं मिलते हैं, तो भी क्या होता है, सही से गाइडेंस नहीं मिल पाता है। ठीक। अगला है समस्याग्रस्त व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता के अभाव में निर्देशन प्रभावी नहीं सिद्ध होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी समस्या से ग्रस्त है, ठीक, या तो उसको कुछ ऐसी समस्या है जो बहुत ही ज्यादा उसकी कंडीशन खराब हो चुकी है, वो बहुत इमोशन मतलब कि बहुत ही ज्यादा दुखी है, तो वहां पे आप उसको अगर गाइड करते जाएंगे तो वहां पे प्रभावी सिद्ध नहीं होगा। ठीक, तो वही कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर समस्या से ग्रसित है या फिर कोई उसको बहुत परेशानी है, तो वहां पे क्या होता है ना कि गाइड जो होता है या गाइड निर्देशन जो होता है वो प्रभावी सिद्ध नहीं होता है। ठीक। और आपका जॉन्स जी हैं, इनके अनुसार देखते हैं निर्देशन क्या है। तो मार्गदर्शन एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को विकल्प चुनने,
समायोजन करने तथा अपनी समस्याओं का समाधान करने में दी गई सहायता है। कहने का मतलब ये है, जॉन्स जी के अनुसार निर्देशन या मार्गदर्शन क्या है कि एक व्यक्ति, ठीक, एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को, ठीक, उसको विकल्प चुनने के लिए, ठीक, एडजस्टमेंट करने के लिए या फिर उसकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने में जो सहायता दी जाती है वही आपका निर्देशन है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो अच्छी निर्देशन सेवा है वो कैसी होती है, वो बाल केंद्रित होती है, यानी अच्छी निर्देशन सेवा बाल केंद्रित होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आज हमने चैप्टर 9 को पूरा फिनिश किया और कल की क्लास में हम चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे। तो क्लास कैसी लग रही है कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और कोई भी बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है कि मैम मुझे नोट्स चाहिए, जब बच्चे कमेंट्स करेंगे कि हाँ मुझे नोट्स चाहिए तभी टेलीग्राम आईडी पे हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ भी आप वीडियो शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी अच्छे से पढ़ सके। ओके, थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।